चलिए आगे की कहानी समझते हैं और मजेदार देखते हैं क्या है। देखो बेटा, ये I2 हो गया, ये R2 हो गया, तो शाबाश, ये वाला एंगल बताओ जल्दी से, सबको क्लियर हो गया। I2 माइनस R2, तो यहां लिख दें, तो ये एंगल हो गया I2 माइनस R2, ये वाला एंगल हो गया I2 माइनस R2। जिस प्रकार से ये वाला एंगल I1 माइनस R1 था, उसी प्रकार से ये वाला एंगल I2 माइनस R2 हो गया। आ गया? बोलो कोई दिक्कत? मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब आप देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का हो गया डेल्टा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। फिर से देखो, कोई दिक्कत है? ये देखिए, ये वाला एंगल I1 माइनस R1 हो गया, ये I2 माइनस R2 हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि डेल्टा के बराबर होगा। बेटा लोअर क्लासेस में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए आगे मजा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास लेटस से, इसको हमने N1 मार्क कर लिया और इसको हमने पॉइंट को N2 मार्क कर लिया, है ना। और ये हमने लेटस से कोई पॉइंट P मार्क कर लिया, कोई दिक्कत? अब ये एंगल लेटस से, मान लो लेटस से ये थीटा हो गया, दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल N1 N2 P, देखो तीनों एंगल का सम R1 R2 और थीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल N1 N2 P। तो इन ट्रायंगल N1 N2 P क्या हो जाएगा बताओ बेटा? यहां से हमको क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस थीटा, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन को मार्क करते चलते हैं, क्योंकि जो जो हम लोगों ने डिराइव कर लिया है वो मार्क करते चलें। मज़ा ज़िंदगी का तभी आएगा जब आप इनको मार्क करते चलेंगे। भैया क्या क्या लिखा है हमने, अरे आगे चला गया पीछे, हाँ ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। तो डेल्टा को हमने डिफाइन कर लिया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, और दूसरी बात हमने डिफाइन करी R1 प्लस R2 प्लस थीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। दो इक्वेशन बना ली। अब आगे देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, ए ये एंगल हो गया और ये हो गया थीटा। अब आप मजेदार देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया कि नहीं हो गया? ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस के बीच का है। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 हो गया। तो बेटा ए और थीटा का भी सम कितना होगा? 180 होगा ना क्वाड्रिलेटरल के केस में। तो यहां पे हम लिख देंगे कि ए प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, जो भी है हम इसको नाम दे देते हैं, है ना, नाम तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, AN1PN2, ठीक है साहब, लिख देते हैं इन AN1PN2 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मुझे लगता है कि सब क्लियर बात हो गई। ये हम इसको ग्रीन कलर से कर दें। ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली। बड़ा बात समझ में आ गई। प्रिज्म के केस में ये तीन इक्वेशन मैं समझता हूँ क्लियर हो गई। डायग्राम से प्रिज्म का डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया और ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली, सारे एंगल्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे की बात अब देखते हैं। आगे क्या क्या है हमारे पास, नई कहानी समझते हैं। और इसके आगे अब हम इन तीन इक्वेशन को पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो तीन इक्वेशन से दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इक्वेशन को हम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन का। तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड 3। देखो बेटा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 और A प्लस थीटा भी 180, तो अगर आप देखो दोनों इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी नजर आई कि A शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। सिंपल सी बात है, क्योंकि A प्लस थीटा 180 डिग्री है और R1 प्लस R2 प्लस थीटा भी 180 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या गेट, A बराबर किसके हो गया, R1 प्लस R2। इसको लाल बॉक्स में डाल दें, मज़ा आ जाएगा कसम से ज़िंदगी का। ये हम लाल रंग के बॉक्स में डाल दें, आहा, क्या बात है। और ये नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बोलो कोई दिक्कत? बेटा 2 और 3 से ये समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। और अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखेंगे। क्या देखेंगे? 1 और 4 को देखेंगे। तो पहले 1 को देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 1, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले। तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा, जो कि एंगल ऑफ डिविएशन है, बराबर I1 प्लस I2, बेटा इसको एक साथ लिख लिया, अब माइनस टाइम्स R1 प्लस R2 हो गया। अब ये कहानी, इसको भी हम क्या करते हैं, लाल डब्बे में बंद कर दें, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए लाल डब्बे में बंद कर दिया, ठीक। और इसको हम 5वें नंबर की इक्वेशन कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से। अब क्या पता चला बेटा, 4 और 5 से देखो R1 प्लस R2 किसके बराबर होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम, अब हम लिख लेंगे फ्रॉम, कहाँ से, 4, इक्वेशन नंबर, अरे कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड कौन सा, 5, क्या है बताओ, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस टाइम्स A हो गया। ओहो, ये डब्बे में डाल दिया। लाल डब्बे में डालना कितना मज़ा आता है, आहा, क्या बात है, स्मार्ट बोर्ड की गजब की चीज़ है, मज़ा आ जाता है ना। चलिए, अब आप कहते होंगे सर इतनी सारी इक्वेशन कैसे याद करें। अरे बेटा, पहले तो देखो आपके सामने एक एक चीज़ को कितने आराम से बनाते चले, आप बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करो। पहले तो डायग्राम बनाओ बेटा, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आपको ये एंगल्स की क्लैरिटी नहीं रहेगी कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है, कैसे रिलेटेड है। एक बार डायग्राम बना लिया, सारे एंगल्स आपको पता चल जाएगा। और ये 3 इक्वेशन शुरू में डिराइव करना है, बाकी तो अब हम उसी को क्या करेंगे, जब आप ये 3 लिख लोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि भैया A बराबर R1 प्लस R2 ये लिख दिया, और यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह A लिखना है, तो ये हमारे पास 6 नंबर की इक्वेशन आ गई। ये तो बात हो गई प्रिज्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, बेसिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसी एंगल ऑफ डेविएशन की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, और इसको एक्चुअली में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 6th वाली इक्वेशन को डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2 हो गया, ये हमारे पास आ गई। क्या हम इसको लाल डब्बे में बंद कर दें? बंद कर देते हैं साहब, लाल डब्बे में डाल दिया, है ना। और अब इसको डिफाइन करते हैं मज़ेदार तरीके से। क्या डेफिनेशन होगी आप बताइए, कि रिलेशनशिप क्या आएगी, एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर किसके हो गया, सम ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड द इमर्जेंट एंगल। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड
क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, ये दोनों होगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि I1 और I2 एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इमरजेंस हो गई, और डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो डेल्टा प्लस ए बराबर I1 प्लस I2, ये रिलेशनशिप आ गई। और बड़ी खूबसूरती से इसको हम लोगों ने एंगल के टर्म्स में ट्रायंगल के लॉ को लेके डिफाइन किया है। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। आइए अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे रिलेटेड डेरिवेशन अब हम करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ए पार्ट, जिसको हम कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम मिनिमम। वाह, कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। मिनिमम आगे तो लिखो भाई, डिविएशन। हाँ, अरे यहाँ पे नहीं लिख सकते थे क्या? नीचे ही लिख देंगे, कोई बात नहीं। ये कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन हमने बनानी है। हम करते क्या है बेटा, हम देखो I1 और I2 का ग्राफ बनाएंगे। हम क्या करेंगे, I1 को शुरू में कम रखेंगे, बहुत कम। जब I1 कम होगा तो I2 बहुत ज्यादा होगा, है ना, और डिविएशन एंगल भी बहुत ज्यादा होगा। हम I1 को बढ़ाएंगे तो हम ये पाएंगे कि I2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। ये हम y एक्सिस ले लेंगे और ये हम x एक्सिस ले लेंगे और ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे I1 एंड I2 दोनों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल बनाएंगे, और इधर हमने डिविएशन एंगल डेल्टा। तो बेटा हमने ग्राफ बनाया I1 I2 के लिए और डेल्टा के लिए। तो शुरुआत में हमने देखा कि I1 की वैल्यू को लेटर से हमने कम रखा, ठीक है। तो जब हम कम रखेंगे तो बेटा ये देखो हमने बहुत कम रखा, ये पॉइंट रखा। तो देखो I1 की वैल्यू बहुत कम रखी और हमने पाया कि I2 की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि ये हमारे पास कुछ I2 का पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट I2 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। यानी कि शुरू में हम देखेंगे कि यदि हमने I1 ये रखा तो I2 ये मिलेगा, यानी कि I1 कम रखेंगे तो I2 लार्ज एंगल मिलेगा। और डिविएशन भी देखिए बहुत ही लार्ज मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब हम धीरे धीरे I1 को बढ़ाएंगे। तो हम जब I1 को बढ़ाएंगे तो हम ये पाएंगे कि I2 कम होगा और साथ साथ डिविएशन भी कम होगा, यानी कि ये जो पॉइंट अगर यहाँ पे आया तो बेटा ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसे ही I1 को और बढ़ा देंगे तो I2 हमारे पास और कम हो जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब I1 और I2 इस पॉइंट पे, देखिए ये पॉइंट पे I1 और I2 बराबर हो गए। आई बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ग्राफ बनाया है I1 और I2 के बीच में। I1 को बढ़ा रहे हैं, हमने पाया कि I2 की वैल्यू कम हो रही है। एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे भी टर्म 2 में, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चलेंगे आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, और एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए। उस समय हम ये पाएंगे कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है ये मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए इसको हम डेल्टा मिनिमम कहेंगे। और ये ग्राफ कुछ इस तरह की शेप ले लेगा। ऐसा करेंगे, इसको किस तरह से बना ले, लाल कलर से बना ले, क्या मज़ेदार ग्राफ बनेगा। आहा, इन पॉइंट्स को, अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं,
इससे बना लेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते चलेंगे। अरे भाई ग्राफ बनाते समय क्या गड़बड़ी हो जाती है, ये पॉइंट्स को लेना, ये ऐसे यू शेप की ग्राफ बनेगी, ठीक है, कुछ ऐसे यू शेप में ग्राफ बनेगी, है ना, परफेक्ट वी नहीं होगा बल्कि हल्का सा यू शेप में ग्राफ बनेगी। और ये ग्राफ आप अपने एक्सपेरिमेंट में, जब आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रिज्म का बेटा, वहाँ पे ये ग्राफ बनाएंगे, आप अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस और अलग अलग इमरजेंस एंगल के लिए देखेंगे कि जैसे जैसे I1 बढ़ रहा है I2 कम हो रहा है, और डेविएशन एंगल भी क्या होगा, कम होता चलेगा। और एक ऐसी स्थिति आ गई जब I1 और I2 देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे बराबर हो गए, तो वहाँ पे डेविएशन मिनिमम मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो अब ये कंडीशन फॉर मिनिमम हो गई डेविएशन की, तो हम लिख लेंगे कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो डेल्टा, अब भैया वापस येलो कलर में ले आओ, बार बार वो रेड कलर में थोड़ी ना अच्छा लगेगा। डेल्टा इज मिनिमम, आहा मिनिमम कब, जब I1 और I2 बराबर होंगे। ये हमने स्टडी किया ग्राफ से, एक्सपेरिमेंट से पाया। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नई नई चीज़ें, नई नई बातें पता चलती हैं, मज़ा आ जाता है, और पढ़ने का मज़ा भी और कुछ और आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप एक चीज़ को देखिए, अगर I1 और I2 बराबर हो गए तो बेटा क्या R1 और R2 अलग अलग होंगे? नहीं ना। देखो बेटा, R1 और R2 एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दोनों के लिए सेम हो गया ना, R1 और R2 के लिए। तो अगर I1 I2 सेम होंगे तो इनके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन डेल्टा इज मिनिमम व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, हैंस, यानी कि ये होगा तब, हैंस R1 शुड बी इक्वल टू R2। अरे या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आहा। और लेटर से ये दोनों बराबर हो गए R के, और ये बराबर हो गया I के। भाई बराबर हैं तो एक ही एंगल मान लेंगे, और ये भी बराबर है तो एक ही एंगल मान लेंगे। तो अब जो पीछे इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 5 थी, और जो इक्वेशन नंबर 6 थी, नहीं 5 और 4, ये दोनों को देखेंगे, 4 और 5। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम क्या, इक्वेशन नंबर 4। बताओ बेटा 4 की इक्वेशन पीछे क्या थी, 4 वाली, R1 प्लस R2 A के बराबर था। तो यहां पे हम लिख देंगे A बराबर R1 प्लस R2 के, और R1 और R2 बराबर हो गए किसके, R के, तो A बराबर 2R के हो गया। यहां से हम लिख देंगे R बराबर A बाई 2 हो गया। हा, नई रिलेशनशिप आ गई। नई रिलेशनशिप को लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होगा। ये हमने लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक है, हाँ, इक्वेशन नंबर देखें कौन सी है, 7 के बाद 8 नंबर की इक्वेशन आ गई, ये डाल दिया 8 नंबर। मजा आ गया। चलिए आगे, अब इक्वेशन नंबर कौन सा देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो कौन सा ले लेंगे, ये इसी का ही तो समीकरण ये आ गया, तो बेटा ये ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या था, 6 डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, तो ये लिख देंगे डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। तो डेल्टा मिनिमम अगर है, बेटा ध्यान रखिए, अगर डेल्टा मिनिमम हो गया तो I1 I2 बराबर हो गए, और वो किसके बराबर हो गए, I के। तो क्या हम इसकी जगह 2I लिख सकते हैं, हाँ, तो 2I माइनस A लिख दिया है जी। ठीक, तो ये इधर चला गया, तो ये इधर चला गया, तो क्या लिखेंगे भाई साहब, 2I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे I बराबर
डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? पक्का ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। I1 I2 बराबर है लेटस से, तो बराबर I के हो गया तो ये 2I हो जाएगा। ये इसको इधर ले जाएंगे और 2I बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए, इसको लाल डब्बे में डाल देंगे। लाल डब्बा, मज़ेदार कहानी आ गई इस बार तो, है ना। नई नई इनोवेशन करते चलते हैं, आपके साथ पढ़ाने में भी मज़ा आता है हमें, और नई नई इनोवेशन नए नए तरीके से हम सीखते चलते हैं। चलिए, लाल डब्बे के अंदर डाला, ठीक है। लाल डब्बा यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक। ग्राफ बन गया और ये हमने यहाँ पे दो रिलेशनशिप निकाल ली, R और I। आगे चले तो अब हम क्या क्या निकाला? अब हमने R निकाला किसके बराबर? A/2, और I निकाला किसके बराबर? डेल्टा मिनिमम, अरे की होची, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। आ गया क्लियर? I और R आ गया। अब डायग्राम पे दोबारा चलते हैं, ठीक। I1 और I2 बराबर हो गए, R1 और R2 बराबर हो गए, यानी कि एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला और एक ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया। तो अब आपको पता है कि साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है कि नहीं होता है? वही चीज़ अब हम लिखेंगे, तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/μg, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एयर और ग्लास, और एयर ना होके कुछ और हो गया तो भाई साहब फिर तो वहाँ पे मीडियम देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़। अगर वाटर हो गया तो वाटर डाल देंगे, ठीक है। तो A/μg बराबर किसके हो गया? साइन I अपॉन साइन R। I और R निकाल लिया तो ये आ जाएगा A/μg साइन I की जगह, बताओ क्या लिखेंगे? I की जगह डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा? साइन R की जगह क्या लिखोगे? A/2। हो, ये घुमाते क्यों हो भाई? ये सीधा सीधा ब्रैकेट बना दिया। अब क्या इसको लाल डब्बे में डाल दें? बारी आ गई लाल डब्बे में डालने की। ये लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। और इक्वेशन नंबर देखिए कौन सी है? 9 के बाद 10वीं इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव हो गई भाई साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हम सवाल करेंगे इसके ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, इनके ऊपर हम सवाल करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का कुछ कंसेप्ट हमको और क्लियर होता चले, तो जैसे जैसे होगा हम सवाल और करते चलेंगे, ठीक है। और ये हम समझते हैं कि यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन पॉइंट नंबर A क्लियर हो गया।